हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी ए मॉडल पेपर्स टर्म 2 के सेट 1 को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 10 साइंस टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा तथा आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। क्लास 10th वाले जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 में बैठने वाले और बोर्ड परीक्षा देने वाले, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। आप सभी के लिए मॉडल पेपर आप सभी जानते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करके जाना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को धड़ाधड़ आप सभी के सभी सेटों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों मेरा वादा है आप सभी को, जैसे मैं जो वीडियो सॉल्यूशन कराता हूँ उसका मैं पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल एके फॉर स्टडी या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एके फॉर स्टडी, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको ये जो पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, ये पीडीएफ आप सभी को मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी कि जेसीआरटी के द्वारा जारी किया गया है ये सेकंड टर्म के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, और ये है सेट 1 क्लास 10th का कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? हिंदी है। इसके बाद हम लोग जितने सारे सब्जेक्ट है सभी के सभी धीरे धीरे सबको कंप्लीट कर देंगे 2 से 4 दिनों के अंदर। तो चलिए अभी कक्षा 10 के हम लोग हिंदी ए को देखेंगे इस वीडियो में, वो भी सेट 1। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट का, और टोटल मार्क्स रहेगा आपका 40। और क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इसका सामान्य निर्देश क्या कुछ दिया हुआ है, तो चलिए आप सभी को पढ़ के थोड़ा सा बता देते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा शैली में उत्तर दे। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट को अपने अनुसार जो कि अपने लैंग्वेज में इसमें लिखने को होता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है, सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और देखिए सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कितने मार्क्स किस क्वेश्चन में है वो साइड में दिया हुआ है। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखे, मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला है जितना लिखने उतना ही लिखना है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को जो आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, एकदम सटीक पूरा सब चीज देखते हुए किए है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों के आंसर को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखिए, ये तो बता दिए। नेक्स्ट, 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में। जी हाँ दोस्तों, और 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और 5 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में ही लिखे। तो चलिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो खंड क से और अपठित बोध। तो यहाँ पर एक छोटा सा कहानी का पार्ट दिया गया है। इस कहानी को अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पर आते हैं और इसके क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मैं बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है? तो मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है दोस्तों, ये पैराग्राफ अगर आप इस पैसेज को पढ़ लेते हैं तो इस गद्यांश को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है, तो इसका आंसर हम लिख के रख दिए, आप लोग देख सकते हैं। मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा इसी का, बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? तो जो बाल मनोवैज्ञानिक, इस पर जो एक पात्र आया है, तो बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्दयों का और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। यदि बच्चों को कोई व्यवहारिक समस्या हो तो उनमें सलाह ली जा सकती है बाल मनोवैज्ञानिक से ही। तो इसी में एक क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक जो कि मनोवैज्ञानिक भी आप बोल सकते हैं या फिर बाल वैज्ञानिक भी, आप इसका अपने मन से इसका शीर्षक रख दीजिएगा, ये आपके लिए चलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो कि आ रहा है, प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए, जिसका मैं ऑलरेडी आप सभी को आंसर कर दिया हूं। चलिए खंड ख को देखेंगे दोस्तों, हिंदी व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण के पाठ से सवाल आ रहा है। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, निर्देश अनुसार उत्तर देना होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव पदों से कीजिए। मतलब अवयव दोस्तों जैसे कि भी हो गया, या तभी, अभी, कभी, इस तरह के जितने सारे मतलब जो ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग उन्हें अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या सटीक बनाएगा, देखिए दिन खाली जगह ढल रहा है, तो दिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिन रात, यहाँ पर रात भी भर सकते हैं, दिन रात ढल रहा था, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर दिन भी ढल रहा था। यहाँ पर भी भरिएगा, सबसे सटीक होगा, दिन भी
ढल रहा था, वह कभी नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, वह कभी नहीं पढ़ता है। तो याद कर लीजिएगा, इस तरह से इस टाइप के प्रश्नों को किया जाता है। नेक्स्ट सवाल अथवा में है दोस्तों, अथवा वाला देखिए, अवयव की परिभाषा लिखिए। चलिए आगे मैं इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया हूँ, आप सभी को दिखाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दशानन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, और चक्रधर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, अथवा में है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उत्तर में नीचे यहाँ पर करके रखा हूँ, देखिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। अवयव की परिभाषा लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, अवयव वे शब्द है जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भी, कभी, ये जितने सारे ऊपर में जो हम लोग प्रयोग किए, इसमें अगर कोई भी लिंग, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, या कोई भी एक वचन, दो बहुवचन जो भी हो, चाहे पुरुष जाति हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों को रूपांतरित न होने के कारण अविकारी और व्यव न होने के कारण अवयव कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, दशानन का समास विग्रह का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे। तो दशानन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दशानन इंडियन, जिसका सिर 10, जिसका आनंद 10 होता है, तो किसको कहते हैं दोस्तों, रावण जो कि होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, समास विग्रह करेंगे। देखिए चक्रधर का भी दिया हुआ है समास विग्रह करने के लिए। यहाँ पर हम लोग ये देखिए रावण का जो कि उत्तर देख लीजिए, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगर समास का भेद पूछा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और चक्रधर, चक्रधर का समास यहाँ पर देख लीजिएगा, चक्रधर का क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, चक्रधर का समास विग्रह कर समास लिखिए। तो चक्रधर के लिए हो जाएगा, चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है। तो ये समास विग्रह, इसका समास को तोड़ेंगे तो चक्र को धारण करने वाला जो कि कृष्ण भगवान है। और समास का भेद पूछा है तो बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से आ रहा है, उठकर खंड गौ, जी हाँ दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वो छाया को छूने से क्यों मना करता है। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हम लिख के रखे दोस्तों। यहाँ इसी प्रकार से आपको आंसर करना है, ताकि आपका परीक्षा में एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो देखिए छाया छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य बीते हुए सुखमय दिनों से है। जी हाँ दोस्तों, छाया छूने से छाया मत छूना एक बहुत ही अच्छा कविता है, जो कि आपकी हिंदी किताब का मैं ऑलरेडी इस चैनल के द्वारा आप सभी को वो वीडियो प्रोवाइड किए थे, छाया मत छूना कविता का। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य बीते हुए सुखमय दिनों से है। इन सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान के दुख कम नहीं होते हैं, उल्टे बढ़ और जाते हैं। ये बीते सुखमय दिन तो लौटकर आते नहीं, उन्हें याद करने से क्या फायदा है। इसीलिए कवि जो है इस कविता के माध्यम से छाया मत छूने का आदेश दे रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, जो कि इसी में अथवा करके था दोस्तों, उसका भी आंसर करके रखे हैं। अथवा वाला का देखिएगा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वो तो उसके मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर जाता है। ये दोस्तों ये सवाल था आपका, ये वाला अथवा वाला जो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये वाला इसका आंसर था, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको लिखना चाहिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है। कन्यादान जब होता है किसी लड़की का, तो उसका माँ का जो दुख होता है वो प्रमाणिक क्यों कहा गया है। तो कन्यादान जो कहानी है दोस्तों, उसके माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में जरूर ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कन्यादान करते समय माँ यह अनुभव कर रही थी कि बेटी के चले जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी, उसके जीवन में एक अपरिणीय रिक्तता आ जाएगी। इसी कारण कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक कहा गया है। तो ये दोस्तों इसका आंसर है, कुछ इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8,
लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख के रखे दोस्तों। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो दोस्तों ये था आपके पाठ्य पुस्तक का जो कि आंसर। यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन है सर, हाँ और क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, ये दोस्तों सारे के सारे आंसर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी पर फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ज्वाइन अभी तक नहीं हुए तो वहाँ पर आपको सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, उत्तर सुशिर वाद्य अर्थात वे वाद्य जिनमें नाड़ी नरकट या फिर रीढ़ होती है और जिन्हें फूंक फूंक कर बजाया जाता है। शहनाई को शाहनई अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का जो कि प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 इसी प्रकार से सारे के सारे आपको प्रश्न नंबर 10 देखिएगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका पक्का एग्जाम में आ सकते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वो मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई। उसके बाद देखिए, नेताजी के चश्मा से ये कहानी उठाया गया है दोस्तों। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोग इन सारे सवालों को जरूर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट जो देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग खंड ख को देखेंगे दोस्तों। खंड घ, सॉरी दोस्तों, खंड घ है जो कि रचना। तो रचना में क्या होता है, बेसिकली एक जो कि एक निबंध लिखना होता है और एक पत्र लेखन आते हैं और जिनमें अच्छा खासा मार्क्स आपको मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पत्र लिख पाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आप एक निबंध लिखते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इसमें 2 को क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन और अथवा करके और एक क्वेश्चन दिया रहता है। दोनों में से आपके मन के मुताबिक जो जिस प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं। और निबंध के लिए आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक यहाँ पर करके रखे दोस्तों, किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, किस प्रकार से निबंध लिखना है, सारी चीज़ मैं आगे बताने वाले, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कोविड से सुरक्षा, सरहुल और स्वास्थ्य वर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन। इन तीनों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो पत्र लिखे हैं दोस्तों, सबसे पहले रचना वाला पार्ट में, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11 का, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसका पत्र हम लोग कैसे लिखेंगे? तो चलिए आप सभी को पत्र लिखाने में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी अधिकारी को किसी सरकारी दफ्तर में एप्लीकेशन लिखिएगा, एक आवेदन लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको जहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बताने वाले हैं आगे। तो देखिए जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा। उसके बाद दिनांक दे दीजिएगा वहीं पर। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ परीक्षा भवन कहाँ दोस्तों, मेरा एग्जाम सेंटर मान के चलिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और क्योंकि आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप भी ऊपर में परीक्षा भवन लिख दीजिएगा, क्योंकि आप जो एग्जाम दीजिए मतलब एग्जाम देते टाइम ही ना लिख रहे हैं, तो परीक्षा भवन लिखिएगा उस टाइम। और साथ में मोहरा टोला सिद्ध पहाड़ी, जैसा हम यहाँ पर लिखे हैं, तो उस प्लेस का जगह, उस मतलब जहाँ पर आपका एग्जाम होगा उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। और वो कौन सा शहर पड़ता है वो उसके नीचे मेंशन कर दीजिएगा। और साथ में आपका दिनांक, वहाँ पर जिस दिनांक को लिख रहे हैं उस दिनांक को मेंशन कर दीजिएगा। और इस प्रकार से जो मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से बाकी रहेगा। जैसे सेवा में श्रीमान प्रशासनिक अधिकारी दुमका नगर पालिका दुमका, जैसे कि मैं दुमका से लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए। और विषय किस लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट रहना चाहिए ना, क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र। तो चलिए आगे दिखाते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस विषय लिखने के बाद आपको महोदय या फिर यहाँ पर महाशय लिखना है।
जैसा कि मैं लिखा हूँ, मैं आलोक देश पहाड़ी के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका नाम होगा, जैसे मैं लिखे ना, तो यहाँ पर आपका अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद जगह का नाम दे दीजिएगा। जैसे कि मैं आलोक देश पहाड़ी के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि विकसित करने की योजना शुरू की गई थी और उसे क्रियान्वित करने के लिए पार्क की जमीन के चारों ओर चारदीवारी लगाकर पेड़ पौधे भी लगाए, लेकिन उसके बाद यह मामला खटाई में, देखिए आगे यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों, खटाई में पड़ गया। इसीलिए मैं उस अपेक्षित और अनिर्मित पार्क की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ताकि क्षेत्र के समस्त निवासी उस पार्क का समुचित लाभ उठा सके। इस पार्क के बन जाने से बच्चों को खेलने कूदने के लिए एक खुला और अच्छा मैदान मिल जाएगा, जिससे उनका, देखिए दोस्तों, जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सकेगा एवं अन्य लोग भी अपना स्वास्थ्य का लाभ कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको ये आगे लिखना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पार्क के पुनर्निर्माण की समुचित व्यवस्था कराएं। इस कृपा के लिए इस क्षेत्र के समस्त निवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सधन्यवाद लिखिएगा, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका विश्वासी। क्या लिखिएगा दोस्तों, आपका विश्वासी। दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका विश्वासी। यहाँ पर भवदी ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपका यहाँ पर नीचे नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब निबंध की बारी आता है। आपको लास्ट में एक निबंध भी लिखना होता है, तो हम यहाँ पर आपके लिए निबंध एक बना दिए है, कोविड से सुरक्षा। तो निबंध जब भी लिखिएगा, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। संकेत बिंदु जो जो आपको दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ऐसा नहीं जो मन तो नहीं लिख देना है। जैसे कि कोविड क्या है, तो आपको कोविड के बारे में लिखना होगा पॉइंट देकर। साथ में सुरक्षा के उपाय के बारे में बताने बोले हैं, उसके बाद लापरवाही का नतीजा बताने बोला है, फिर निष्कर्ष अंतिम में क्या हुआ उसके बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं प्रस्तावना, मतलब उस कोविड के बारे में। देखिए, कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह चीन की लैब से निकला था। धीरे धीरे यह वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरे दुनिया में पैर पसार लिए। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है। जैसा कि आप लोग यहाँ, आप लोग के लिए मैं बहुत ही अच्छे से लिख दिया हूँ दोस्तों। ये काफ़ी उतना भी लंबा नहीं है, लेकिन इतना आपको तो लिखना ही पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो दोस्तों। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल का मैं हिंदी ए के लिए आपको आंसर करा दिया हूं। आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साइंस का जितने भी और सेट है, साथ में आपका मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर टर्म 2 का सॉल्यूशन धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, बीच बीच में जैसे कि खांसी का भी आपको आवाज़ सुनाई दे सकता है दोस्तों। इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो। जैसे ही मेरा हेल्थ में थोड़ा सा ज़्यादा सुधार आएगा, मैं एक दिन में 4-5 वीडियो अपलोड करके आपके लिए जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा सारा, जो कि टर्म 2 के लिए जितने भी सारे मॉडल पेपर जारी किया है जेक बोर्ड, तो सभी का सभी में सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, बट आप लोगों के डिमांड के लिए मैं बना रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।